students. In my previous video we have learnt about the constitution, the Indian constitution and the key features of Indian constitution. We have gone through the two key features of Indian constitution. First was federalism, means there are two government working in India, state government and the central government. This is called federalism. And the second one was the parliamentary form of government. Okay, now today I am going to teach you about the third key feature of Indian constitution, which is separation of power. So let's watch the video carefully. The chapter is constitution, and we are learning key features of constitution. First key feature we have learnt, it was federalism. In my previous video we learnt about this. The second one was parliamentary form of government. And today we are going to learn about the separation of power. Okay, मतलब इसकी हिंदी हो गई, सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन. ठीक है. According to the Constitution of India, the state is divided into three organs. Okay, the power of state is divided into three organs. State has three organs. जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो तीन तरह के अंगों के साथ काम करती है. जो सरकार है वो तीन अंगों में विभाजित है. सरकार की शक्ति तीन अंगों में विभाजित है. आज हम उन्हीं अंगों के बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिसके अंतर्गत जिनके साथ मिल करके एक गवर्नमेंट जो है अपना प्रशासनिक कार्य को पूरा करती है, अपने प्रशासन का देखभाल करती है. तो इसके अंदर जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स के अंदर थ्री ऑर्गन्स है. स्टेट हैज थ्री ऑर्गन. सबसे पहले तो ये देखिए, स्टेट हैज थ्री ऑर्गन्स. इसके तीन अंग हैं प्रशासन के, राज्य के. सबसे पहला है लेजिस्लेचर. ठीक है, और इसकी हिंदी है, लेजिस्लेचर को हम बोलेंगे विधानसभा. ठीक है. दूसरा है हमारे पास, दूसरा जो अंग है, दूसरा जो ऑर्गन है वो है एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारिणी. ठीक है. और जो तीसरा अंग है वो है हमारा, जो थर्ड अंग है, जो थर्ड ऑर्गन है वो है जुडिशियरी. जुडिशियरी. ठीक है, न्यायपालिका. न्यायपालिका. ठीक है. अभी देखिए ये तीन अंग क्या हैं. लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर वो होते हैं जो कि जनता के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. जो जनता वोटिंग के दौरान अपना प्रतिनिधि चुनती है वो मिलकर लेजिस्लेचर बनाती है. ठीक है. दूसरा जो है वो हो गया कार्यकारिणी यानी एग्जीक्यूटिव. इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल जो सरकार के नियम और कानून है उसको इम्प्लीमेंट करती है. ग्रुप ऑफ पीपल इम्प्लीमेंटेड द लॉ एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. जो भी संविधान के अंदर नियम है, जो कानून बनाया गया है, जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने वाला जो अंग है, करने वाला जो ऑर्गन है वो है हमारा सेकंड ऑर्गन, और वो है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारिणी. और तीसरा क्या? जुडिशियरी यानी कि न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका. जो भी नियम कानून को तोड़े, जो संविधान की नियमों की अवहेलना करे, जो संविधान के नियमों को ना माने, ठीक है,
उनको सजा देने का काम, उनको पनिशमेंट देने का काम कौन करता है? हमारा थर्ड ऑर्गन जुडिशियरी। तो ये चुन के आने वाले लोग हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव, ये हमारे नियमों को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो है। और ये जुडिशियरी, ये जो पनिशमेंट देने का काम जो करते हैं वो ये है, जो हमारे संविधान को नहीं मानते, जो उसकी अवहेलना करते हैं, उसको सजा देने का काम जुडिशियरी करता है। तो ये 3 ऑर्गन्स मिलकर के स्टेट को चलाता है, ठीक है। और ये 3 ऑर्गन्स एक दूसरे के काम को चेक भी करते हैं, ये अपने शक्तियों का दुरुपयोग ना करें, ये अपने पावर्स का दुरुपयोग ना करें, अपने दायरे के अंदर रह करके, अपनी सीमाओं के अंदर रह करके ये काम करें, अपनी किसी भी पावर्स का मिसयूज ना करें। तो ये तीनों ऑर्गन एक दूसरे की शक्तियों को चेक करते हैं, एक दूसरे के पावर्स को, एक दूसरे के काम को चेक करते हैं। और इस वजह से इन तीनों में बैलेंस बना रहता है, और इन तीनों को ये डर रहता है कि कोई भी जो है उनके ऊपर उंगली उठा सकता है। तो ये इस डर से अपने दायरे में रह करके अपने काम को अंजाम देते हैं और अपनी शक्ति का, अपने पावर्स का मिसयूज नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा जो तीसरा की फीचर था वो क्या था? सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो अभी तक हमने 3 पढ़ा, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और सेपरेशन ऑफ पावर। अभी जो हमारा चौथा है वो है हमारा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैसे तो सारे इम्पॉर्टेंट है, बट ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा महत्व रखता है हमारे संविधान के अंदर। ये हमारा 4th जो की फीचर है वो है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स यानी कि इसकी हिंदी क्या हो गई? मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार कह सकते हैं इसको, मौलिक अधिकार, ठीक है ना। अभी देखिए भारत के संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों की बात कही गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। 6 तरह के मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय नागरिक को दिए गए हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया को दिए गए हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वो 6 कौन कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहला है राइट टू फ्रीडम, ठीक है ना। राइट टू इक्वालिटी, सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी। आपके पास कॉपी और पेन होगा तो आप लिखना शुरू कर दीजिए ये कौन कौन से राइट्स हैं। तो राइट टू इक्वालिटी इसकी हिंदी भी बताती जा रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये है हमारा समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार। इसके अंतर्गत भारत के सभी नागरिक समान हैं, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी धर्म, भाषा, जाति के क्यों ना हो। दूसरा हो गया हमारा राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के हर नागरिक को स्वतंत्रता मिली हुई है, कहीं भी आने जाने की, कहीं भी रहने की, कोई से भी काम करने की, ठीक है, भारत के किसी भी हिस्से में भ्रमण करने की, बोलने की, लिखने की, इन सब की स्वतंत्रता जो है एक इंडियन सिटीजन को दी गई है। थर्ड है हमारा एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, ठीक है। इसका मतलब हो गया क्या? शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ठीक है। अभी देखिए तो ये 3 हो गए, राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, फिर है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स यानी शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। अभी चौथा है राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, है ना, राइट ऑफ रिलीजन या रिलीजियस फ्रीडम बोल सकते हैं, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी हिंदी क्या हो गई? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
मतलब भारत का हर नागरिक, इसका जो थर्ड वन क्या हो गया, एजुकेशनल कल्चरल राइट, इसके बारे में बता दो। इसमें किसी भी हर भारतीय नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने और अपने संस्कृति को आगे बढ़ाने का अधिकार है। किसी भी स्कूल कॉलेज में उसको एडमिशन लेने से कोई मना नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी भाषा धर्म जाति क्षेत्र का रहने वाला हो, और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में उसको कोई भी नहीं रोक सकता, है ना। वो अपने मातृभाषा, अपने जो उसका जो लोकल जो उसकी संस्कृति है, जो अपने उसकी जो प्राचीन संस्कृति है, उसको लेकर के वो कहीं भी आगे बढ़ सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हो गया आपका थर्ड। ये चौथा हमारा है राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसको उसके धर्म को अपनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो चाहे मंदिर जा सकता है, चाहे मस्जिद जा सकता है, वो चाहे पूजा कर सकता है, चाहे कुछ भी अपने धर्म से संबंधित कोई से भी विचार को वो मान सकता है। उसको उसके धर्म से बेदखल करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। और ये जरूरी नहीं कि वो अगर वो हिंदू परिवार में पैदा हुआ है तो वो हिंदू धर्म को ही माने। अगर हिंदू परिवार का कोई व्यक्ति मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होना चाहे, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होना चाहे, तो भी उसको कोई नहीं रोक सकता। और अगर कोई इस्लाम व्यक्ति हिंदू धर्म में आना चाहे तो भी उसको कोई नहीं रोक सकता। तो हमारे देश में पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में वर्णित किया गया है कि भारत के लोग को किसी भी धर्म को मानने, उसको आगे लेके जाने, पूजा करने और उससे संबंधित विचारधाराओं को मानने का अधिकार है। तो ये चार हो गए हमारे। अभी देखिए दो और रहते हैं, ठीक है। अभी देखिए पांचवा जो है हमारा, पांचवा है राइट अगेंस्ट राइट अगेंस्ट हमारा जो पांचवा राइट है, जो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत जो पांचवा जो हमें अधिकार दिया गया है, वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है ना। यहाँ लिख देती हूँ एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना। अगर हमारे ऊपर कोई शोषण कर रहा है, हमारे ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है, हमें तंग कर रहा है, तो हम उसके खिलाफ जो है आवाज उठा सकते हैं, और ऐसा करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। ये संविधान में लिखा हुआ है कि हम अपने ऊपर करने वाले अत्याचारों के खिलाफ जो है आवाज उठा सकते हैं, उसके खिलाफ स्टेप ले सकते हैं। तो ये हमारा पांचवा अधिकार था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अभी जो सिक्स्थ है, जो छठा अधिकार दिया गया है संविधान की तरफ से एक भारतीय नागरिक को, वो है राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है। मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब कि हम अपने खिलाफ होने वाले किसी भी अत्याचार या शोषण के खिलाफ जो है वो हम संविधान के द्वारा आवाज उठा सकते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में ऐसे नियम बने हुए हैं कि उसके अंतर्गत जाकर के हम किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान के अंदर रह करके हम किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और उसके खिलाफ हम अपना केस दर्ज कर सकते हैं। तो हमारे पास अब 6 फंडामेंटल राइट हो गए। एक बार मैं पढ़ देती हूँ। राइट टू इक्वालिटी था सबसे पहला, दूसरा था राइट ऑफ फ्रीडम, तीसरा था राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, और चौथा था हमारे पास था राइट ऑफ रिलीजियस राइट, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट। उसके बाद फिफ्थ हमारे पास है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और छठा है हमारे पास राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 अधिकार, 6 फंडामेंटल राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हमें दिए गए हैं, और इसका जो है पालन हर भारतीय नागरिक
करता है। ठीक है, तो इसके आगे की बातें मैं अब अगली क्लास में बताऊंगी। थैंक यू।